गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, आज हर दिन के तरह एक क्वेश्चन सेट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि हो सकता है आने वाला फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ एग्जामिनेशन में आ सकता है। उसी के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारा जो नया व्हाट्सएप ग्रुप वो चालू हो गया है। बहुत सारा रिक्वेस्ट आया है ऐड होने के लिए। कुछ लोगों को मैं ऐड भी किया हूं और टाइम के शॉर्टेज के वजह से कुछ ऐड भी नहीं हुए हैं। वो लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ऐड होंगे। तो उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि आप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोग को मैं जल्दी ऐड कर दूँगा। थोड़ा टाइम का कमी की वजह से मैं ऐड करने में मेरे को थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है। फिर भी जितना जल्दी हो सकता है आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और प्रोबेबल क्वेश्चंस के ऊपर बहुत सारे मेंबर्स डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी। व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है और लोग भी उसमें लिख रहे हैं कि उसको क्लैरिफाई करने के लिए। तो उस सभी को मैं इकट्ठा कर रहा हूं ताकि एक वीडियो में जितना भी डाउट्स आ रहा है कुछ क्योंकि व्हाट्सएप में लिखने से जितना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, वीडियो के थ्रू हम लोग अगर डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ये मुझे लगता है। तो इसीलिए मैं उसको रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। आप भी देख रहे होंगे, मैं उसको वीडियो के माध्यम से आपके पास उसका क्लैरिफिकेशन पहुँचाऊँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर अपडेट आपके पास बहुत सबसे पहले पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वर्क में बी रिज्यूम्ड एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट ऑफ इंस्पेक्टर fails to inspect the place of accident within dash time of accident। इसका को जो ऑप्शन दिया गया है 48 आवर, 24 आवर्स, ए वीक, 72 आवर्स, 8 आवर्स। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग सोचिए, फिर मैं इसका ऊपर आंसर दूंगा कि अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया माइंस में, तो जब तक एक्सीडेंट प्लेस को इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट नहीं करते तब तक हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो हमको कितना टाइम तक इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद जाके हम वर्क को रिज्यूम कर सकते हैं। मोटा मोटी यही बोल रहा है क्वेश्चन, जो कि हम लोग माइंस एक्ट में पढ़े हुए हैं। तो आप माइंस एक्ट को थोड़ा याद करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका कि हमको किस किस केस में 72 आवर किस किस केस में हम लोग इसमें दो क्वेश्चन आता है कि हमको कितना टाइम तक इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक हम लोग इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और एक भी इस रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस कंडीशन में हम वर्क प्लेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर ये प्रोबेबल क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन पर्टिकुलरली वही पूछ रहा है। तो कितना टाइम तक हम इंतज़ार हम करेंगे और वर्क प्लेस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसका सही आंसर है 72 आवर्स, जो कि ऑप्शन डी में लिखा गया है। माइंस एक्ट का सेक्शन 23 सबसेक्शन 5 में आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि वर्क में बी रिज्यूम्ड एट द वर्क प्लेस आफ्टर accident if chief inspector or inspector fails to inspect the place of accident within 72 hours of time of accident। मतलब एक्सीडेंट होने का 72 आवर तक हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर 72 आवर यानी कि 3 दिन हो गया, 3 दिन तक अगर चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर उस एरिया को इंस्पेक्ट नहीं करते हैं तब हम उस वर्क प्लेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और ये स्टैट्यूटरीली ये परमिसिबल भी है। ये कहाँ पे लिखा गया है? माइंस एक्ट का सेक्शन 23 सबसेक्शन 5 में लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 22 इज एप्लीकेबल फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। माइंस एक्ट का सेक्शन 22 एंड सेक्शन 22A, इसके बारे में हम काफ़ी सारा वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, डिस्कशन हो चुका है इसके बारे में। फिर भी बहुत सारे लोग इसके ऊपर भी इंडिविजुअली मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ रहे हैं कि इसके थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए कि सेक्शन 22 कहाँ लगता है, सेक्शन 22
ए कहाँ लगता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं डाला हूँ सेक्शन 22 किस कंडीशन में अप्लीकेबल होता है। ऑप्शंस क्या है, इफ स्टैट्यूट इज वायलेटेड। स्टैट्यूट इज वायलेटेड का मतलब ये हुआ कि स्टैट्यूटरी जो प्रोविजंस है, चाहे वो एक्ट में लिखा हो, रेगुलेशन में लिखा हो, रूल में लिखा हो, या फिर सर्कुलर के माध्यम से हमारे पास आया हो, या फिर कुछ इंडिविजुअल माइंस के लिए जो बायलॉज बना जाता है उसमें लिखा हो, कुछ भी हो सकता है। जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है उस प्रोविजंस को वायलेट किया गया है माइंस में। सेकेंड ऑप्शन क्या है, इफ एनी डेंजर इज अप्रेहेंटेड व्हिच इज नॉट प्रोवाइडेड इन द स्टैट्यूट। यानी कि स्टैट्यूटरीली वही चीज़ को कहीं पे लिखा मेंशन नहीं हुआ है और वो अनसेप्ट एक्ट चल रहा है या अनसेप्ट कंडीशन इंस्पेक्टर को लग रहा है कि ये दिख रहा है ये अनसेप्ट कंडीशन है, लेकिन इसके लिए स्टैट्यूटरीली कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इससे डेंजर हो सकता है, तो उस कंडीशन में सेक्शन 22 लगेगा। ये एक ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है, इन केस ऑफ फाटल एक्सीडेंट इन ए माइन। जहाँ जिस माइंस में फाटल एक्सीडेंट होता है वहाँ पे सेक्शन 22 लगता है। चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इफ एनी डेंजर इज अप्रेहेंटेड विच इज नॉट प्रोवाइडेड इन द स्टैच्यू। यानी कि स्टैच्यूटरीली कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं है उसी के बारे में। वो अनसेप्ट एक्ट हो सकता है, अनसेप्ट कंडीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें डेंजर लग रहा है कि इससे डेंजर हो सकता है। किसको लगेगा, इंस्पेक्टर को, CIM को हो सकता है, इंस्पेक्टर इसमें स्पेशल ऑफिसर भी हो सकते हैं। स्पेशल ऑफिसर का प्रोविज़न भी है ना, जो चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर अपना खुद का पावर देके जिनको भेजते हैं माइंस को इंस्पेक्ट करने के लिए या फिर सेफ्टी इंस्पेक्शन करने के लिए, स्पेशल ऑफिसर को भी भेजते हैं। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड हुआ कोई भी आदमी को भेज सकते हैं। स्पेशल ऑफिसर का प्रोविज़न के बारे में आप लोग माइंस एक्ट में पढ़े होंगे, तो वो भी दे सकते हैं, लगा सकते हैं सेक्शन 22। किस केस में, जहाँ पे स्टैट्यूटरीली जहाँ पे कुछ प्रोविज़न नहीं है लेकिन उससे डेंजर यानी कि खतरा होने का चांस है, उस केस में सेक्शन 22 लगता है। और सेक्शन 22A कहाँ लगता है, जिसमें स्टैट्यूटरीली जो प्रोविजंस है उसको वायलेट किया गया है या फिर रिपीटेड वायलेशन हो रहा है, उस कंडीशन में सेक्शन 22A लगता है। ओके, तो दोनों अलग अलग चीज़ें, एक सेम टाइप का लगता है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जिसमें स्टैट्यूटरीली प्रोविजन नहीं है और डेंजर इज अप्रेहेंटेड, उस कंडीशन में सेक्शन 22 लगता है, और जिसमें स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को वायलेशन किया जाता है उसमें सेक्शन 22A लगा जाता है। तो ये एक क्लैरिफिकेशन था जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। Determining duties and characteristics of position to be staffed is called dash. Determining duties and characteristics of position to be staffed is called dash. Job description, job specification, job analysis, both B and C, none of these. इसका सही आंसर क्या है? सबसे पहले तो क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए। डिटरमाइनिंग ड्यूटीज, यानी कि ड्यूटीज क्या होगा एक आदमी के लिए। पोजीशन टू बी स्टाफ्ड का मतलब क्या है कि एक खाली, एक वैकेंट है, एक पोजीशन वैकेंट यानी कि खाली है, उस प्लेस में कोई नहीं है, उस पोजीशन में कोई भी आदमी नहीं है। टू बी स्टाफ्ड यानी कि उस पोजीशन को फिलअप करना होगा। जो माइन मैनेजमेंट का एक फंक्शन है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब कि जो रिक्वायर्ड पोजीशन में जो रिक्वायर्ड पोस्ट है उस पोस्ट में सही आदमी को बैठाना, उसको बोलते हैं स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का ये क्वेश्चन है कि डिटरमाइनिंग ड्यूटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोजीशन टू बी स्टाफ्ड। जो आदमी को बिठाया जाएगा, जो आदमी को इंटरव्यू करके लिया जाएगा उस पोजीशन के लिए, उसका ड्यूटीज क्या होगा और उस पोजीशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, उसको डिटरमाइन करना, जो करने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनालिसिस, बोथ बी एंड सी। यानी कि जॉब स्पेसिफिकेशन भी, जॉब एनालिसिस भी, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है जॉब एनालिसिस। जॉब को एनालिसिस करना यानी कि
उस आदमी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब उसका टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, फिर उसका ड्यूटी क्या होना चाहिए, मतलब वो अगर उस पोजीशन में आता है तो किस किस काम में वो इन्वॉल्वमेंट उसका होगा। ये सब जो डिटरमाइन करना, उस प्रोसेस को बोला जाता है जॉब एनालिसिस। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जब भी कोई कंपनी कहाँ पे भी अपना वैकेंसी निकालता है तो दो चीज़ देता है, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। मैनेजमेंट का लैंग्वेज में दोनों में थोड़ा अंतर है। जॉब स्पेसिफिकेशन अलग है, जॉब डिस्क्रिप्शन अलग है। जॉब स्पेसिफिकेशन एक मोटा मोटी टाइप का चीज़ है। मोटा मोटी टाइप का इन द सेंस कि जैसे कुछ रिजर्व पोस्ट रहता है। रिजर्व पोस्ट इन द सेंस कि मान लीजिए माइंस फोरमैन या फिर माइनिंग मेट, मैं एक एग्जांपल के तरफ से बता रहा हूँ, या फिर ओवरमैन या फिर सरदार, ये जो पोस्ट है, या फिर इलेक्ट्रिकल उसको नहीं बोल सकते हैं, ब्लास्टर, ये क्या है जॉब स्पेसिफिकेशन, यानी कि उसका पोजीशन ही बोल देने से उसका ड्यूटी क्या होगा सब मालूम पड़ जाता है। लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन एक अलग चीज़ है। जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि एक पोस्ट का, अगर हम किसी पोस्ट के लिए एक आदमी को ले रहे हैं तो अगर वो स्पेसिफिक नेचर का जॉब नहीं है, जिस जॉब के लिए उसको ले रहे हैं स्पेसिफिक नेचर का जॉब नहीं है, तो फिर हम उसको किसी भी वर्क के लिए लगा सकते हैं। तो किस काम के लिए हम उसको ले रहे हैं उसको डिटेलिंग करना को जॉब डिस्क्रिप्शन बोला जाता है। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए हम ले रहे हैं कि एक असिस्टेंट मैनेजर रिक्वायर्ड। असिस्टेंट मैनेजर का जो स्टैट्यूटरीली ड्यूटीज है उसका अलावा भी उसको बहुत सारा ड्यूटी करना पड़ता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टैट्यूटरी जॉब वो नहीं करेगा, लेकिन मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट मैनेजर ले रहा है, लेकिन उसका ड्यूटी प्रेस्क्राइब कर रहा है कि वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करेगा। उसका जो नेचर ऑफ जो जॉब होगा स्पेशली क्वालिटी कंट्रोल में ही रहेगा। तो उसका मतलब क्या है, जब वो ये चीज़ वो जॉब डिस्क्रिप्शन में दे देगा, यानी कि जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए कोई भी एलिजिबल है जिसके पास मिनिमम सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी है, वो असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लेकिन जिसके पास क्वालिटी कंट्रोल में काम करने का ज़्यादा तजुर्बा है या फिर एक्सपीरियंस है, तो उस पोजीशन के लिए वो ज़्यादा सही बैठता है। उसका जो सीवी जो एनालिसिस किया जाएगा उस पोजीशन के लिए वो ज़्यादा सही बैठेगा। तो उस कंडीशन में जॉब डिस्क्रिप्शन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसी निकाल रहा है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन एक अलग चीज़ है, जॉब डिस्क्रिप्शन एक अलग चीज़ है, और जॉब एनालिसिस एक अलग चीज़ है। जॉब एनालिसिस वैकेंसी निकालने का पहले वाला स्टेप है, और जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन ये वैकेंसी निकालने का एक तरीका है, जो कि जैसे मैं बोला कि स्पेसिफिक नेचर का जो जॉब रहता है उसमें जॉब स्पेसिफिकेशन इज सफिशिएंट, लेकिन जो स्पेसिफिक नेचर का जो पोजीशन नहीं है उस कंडीशन में जॉब डिस्क्रिप्शन देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर जॉब एनालिसिस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रेस्क्राइब्ड टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द इंस्पेक्टर डिस्क्लोजिंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन? 1 ईयर, 3 months, 2 years, 1 month, नॉन ऑफ दिस। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा 1 ईयर। कोई भी इंस्पेक्टर हो, जब वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोज कर देता है विदाउट कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ही में बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 1 ईयर। ये कहाँ पे ये चीज़ मेंशन हुआ है? जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी भी स्पेशली माइनिंग लेजिस्लेशन का मैं बात कर रहा हूँ, माइनिंग लेजिस्लेशन में कहीं पे भी मैं ये पढ़ने का तरीका आपको बता रहा हूँ। कहीं पे भी आप किसी भी गाइड बुक में आंसर अगर आप नोट कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं तो तुरंत
वो चीज़ स्टैट्यूटरीली कहाँ मेंशन्ड है, किसी सर्कुलर के माध्यम से आया है या फिर कहीं पे रूल एक्ट या फिर रेगुलेशन कहीं पे मेंशन्ड है, वो चीज़ को ज़रूर नोट करिए। तो उस केस में आपको क्या होता है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तो मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ उस टॉपिक रिलेटेड और क्या प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है वो भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीबीटी एग्जामिनेशन के लिए। तो आप जैसे तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, अभी तो एग्ज़ाम पास में आ गया, वो टाइम तो निकल गया ये सब एनालिसिस करने का, फिर भी जो लोग इन डिटेल में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा कि जब जैसे अभी एक क्वेश्चन मिल गया आपको कि जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेगा उस कंडीशन में प्रेस्क्राइब्ड इम्प्रिजनमेंट क्या है। तो इसका आंसर तो आपको मिल गया 1 ईयर। ये कहाँ लिखा हुआ है पहले बोल देता हूँ, ये सेक्शन 10 में लिखा गया है माइंस एक्ट का, सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इसमें लिखा गया है ना। तो ये फिर इसमें अलग अलग भी क्वेश्चन, जब भी ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया 1 ईयर, तो तुरंत आपका दिमाग में आना चाहिए कि ये कहाँ लिखा गया है, इस रिलेटेड और क्या क्वेश्चन हो सकता है। जैसे उस सेक्शन में और भी चीज़ लिखा गया है कि किस आदमी किस को ये इन्फॉर्मेशन आप लोग शेयर कर सकते हैं। जैसे एनी कोर्ट, एनी कमिटी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ऑनर एजेंट मैनेजर ऑफ द माइन, कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन अंडर वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923, कंट्रोलर ऑफ IBM, एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, मतलब ये सब लोगों को आप लोग शेयर कर सकते हैं विथ कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सब लोग अभी इस रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि किन किन को हम लोग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं आज पर द स्टैट्यूट। तो ये जो जितना हम अभी डिस्कस किए, एनी कोर्ट, कमिटी, ये सब जो अभी डिस्कस किए, उनमें से कुछ ऑप्शन रहेगा, उसको छोड़ के एक दूसरा ऑप्शन दे देगा। तो उस टाइम में आपको फिर दोबारा रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं, आप सेक्शन 10 पढ़ देंगे तो सभी चीज़ क्लैरिफाई आपको हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप कभी पढ़ रहे हैं या फिर जान रहे हैं तो उस रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है वो एक देखिए, दूसरा चीज़ देखिए ये स्टैट्यूटरीली कहाँ लिखा गया है। तो नोट में भी उसी तरीके से आप नोट कीजिए। तो कभी भी आप डिबेट हो रहा है, डिबेट इन द सेंस कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डिबेट कंपटीशन के बाद किसी फ्रेंड सर्कल में डिस्कस हो रहा है कि मतलब कोई कंफ्यूज हो रहा है, तो आप उसको अच्छे से समझा पाएंगे। कब समझा पाएंगे? जब ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा। हम लोग को आंसर का तो मालूम हमको पड़ता है, लेकिन ये कहाँ लिखा गया है पूछने से मैं 100% श्योर, मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए। 50 to 60% लोग फिर घबरा जाते हैं कि नहीं मैं तो पढ़ा हूँ, कहाँ लिखा गया है मालूम नहीं। तो वो पढ़ने का क्या मतलब, ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए थोड़ी, हम लोग एक बेहतर माइनिंग इंजीनियर के लिए पढ़ रहे हैं। तो उसी के लिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, There was an accident in a mine which led to death of 2 persons. Place of accident was altered before the arrival of inspector. What is the justificable reason for such alternation? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक माइंस में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 आदमी का डेथ हो गया, ठीक है। अभी क्या हुआ कि जो जिस प्लेस में वो एक्सीडेंट हुआ था, जिस प्लेस में उस एक्सीडेंट हुआ था उस एक्सीडेंट प्लेस को अल्टर कर दिया गया। तो इसका जस्टिफिकेबल रीजन क्या है, मतलब जो कि परमिसिबल है, किस रीजन के वजह से हम प्लेस ऑफ एक्सीडेंट को कर सकते हैं अल्टर, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन है टू प्रिवेंट फर्दर एक्सीडेंट, टू रिज्यूम प्रोडक्शन, टू हाइड एविडेंस, ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है टू प्रिवेंट फर्दर एक्सीडेंट, मतलब फिर दोबारा जैसे एक्सीडेंट ना हो उस कंडीशन में हम लोग अल्टर कर सकते हैं बिफोर अराइवल ऑफ इंस्पेक्टर। ये चीज़ भी आपको सेक्शन
23 में मिल जाएगा। उसमें क्या लिखा गया है, प्लेस ऑफ एक्सीडेंट शैल नॉट बी अल्टर्ड अनलेस सच डिस्टर्बेंस और अल्टरनेशन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट एनी फर्दर एक्सीडेंट, टू रिमूव बॉडी ऑफ डिकीज और टू रेस्क्यू एनी पर्सन फ्रॉम डेंजर। यानी कि कोई आदमी अगर डेंजर पोजीशन में है उसको रेस्क्यू करने के लिए, या फिर डेड बॉडी को रिमूव करने के लिए, या फिर फर्दर एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए हम उस एरिया को डिस्टर्ब कर सकते हैं बिफोर अराइवल ऑफ इंस्पेक्टर, जो कि स्टैट्यूटरी परमिसिबल भी है। तो ये सब चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स टू बी केप्ट इन एक्सप्लोसिव वैन इज डैश। एक्सप्लोसिव वैन में मिनिमम कितना फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए स्टैट्यूटरीली, कितना रखना चाहिए? ऑप्शंस पहले पढ़ लेते हैं। 2, 1, 3 नॉट रिक्वायर्ड। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 2, मिनिमम 2 रखना चाहिए। अभी देखिए इसमें भी बोल रहा हूँ, अब तो मालूम पड़ गया कि 2 रखना चाहिए, तो रट्टा मार के भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन पूछ लेगा क्वेश्चन में कि व्हाट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स टू बी केप्ट इन एक्सप्लोसिव वैन, व्हाट आर द प्रेस्क्राइब्ड टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर टू बी केप्ट इन एक्सप्लोसिव वैन। एक्सप्लोसिव वैन में तो 2 मिनिमम फायर एक्सटिंग्विशर रखने का प्रेस्क्राइब किया गया है, लेकिन किस किस टाइप का, टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, तो क्या होगा? 1 कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर फॉर पेट्रोलियम फायर एंड अनदर इज कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। CO2 टाइप इलेक्ट्रिकल फायर के लिए एक रखेंगे और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे पेट्रोलियम फायर के लिए। तो ये डिटेल में आपको अगर तैयारी करेंगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फॉर्म इज यूज्ड टू मेंटेन लीव वेजेस अकाउंट इन ए माइन। पहले बोल देता हूँ, ये जो क्वेश्चन में बनाई हुई बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा व्हाट्सएप में आया था कि शायद ग्रुप में डिस्कस हो रहा था कि फॉर्म के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो उसी को थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। कोई ठीक है, पहले बोल देता हूँ फिर डिटेल में बताऊँगा कि माइंस में लीव वेजेस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कौन सा फॉर्म यूज होता है। ऑप्शन क्या है? फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म ई, फॉर्म सी, फॉर्म ई, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या है? ये सब लोग जानते हैं, हम फॉर्म ई में हम लोग लीव वेजेस अकाउंट को मेंटेन करते हैं। अभी दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं, पहले फॉर्म ए से लेके फॉर्म यू तक था आज पर माइन रूल में फॉर्म ए से लेके यू तक था। लेकिन 2017 के बाद वो सब फॉर्म को चेंज कर दिया गया है। तो अभी क्या क्या है, ए से लेके यू तक है, लेकिन बीच में कुछ फॉर्म को मर्ज कर दिया गया है। यानी कि वो यूज नहीं, एक ही फॉर्म डिफरेंट पर्पज के लिए यूज भी हो रहा है। अभी फॉर्म ए किस लिए यूज हो रहा है? डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विथ नेचर ऑफ वर्क, यानी कि जो एम्प्लॉय रजिस्टर पहले फॉर्म बी में था, आजकल उसको हम लोग फॉर्म ए में मेंटेन कर रहे हैं। वैसे ही पहले से फॉर्म ए था क्या? नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ स्टार्ट एंड एंड ऑफ शिफ्ट फॉर्म ए में मेंटेन हो रहा था, आजकल भी वही इसी में ही हो रहा है, फॉर्म ए में ही हो रहा है। तो फॉर्म ए 2 पर्पज के लिए यूज हो रहा है और दोनों का फॉर्मेट अलग अलग है। एक फॉर्मेट में हम लोग डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि एम्प्लॉय रजिस्टर भी बोल सकते हैं उसको, उस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। दूसरा फॉर्मेट को हम लोग यूज कर रहे हैं नोटिस ऑफ कमेंसमेंट एंड एंड ऑफ शिफ्ट, उस पर्पज के लिए भी यूज कर रहे हैं। फॉर्म बी रजिस्टर ऑफ ओवर टाइम OT रजिस्टर। फॉर्म सी रजिस्टर ऑफ लोन एंड रिकवरीज। इसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स भी आया था कि फॉर्म सी हम लोग को मिल नहीं रहा है, ये चीज़ का जिक्र कहीं पे नहीं किया गया है। आप बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए DGMS का जो 2017 का सर्कुलर आया था, आप उस सर्कुलर को पढ़े होंगे, ये सब कॉम्प्लायंस करके था, उसका जो हेडिंग था उसमें पहले क्या था, क्या चेंज हुआ, उसके बारे में इन डिटेल्स में दिया गया है। और उस पर्टिकुलर सर्कुलर में फॉर्म सी का जिक्र नहीं किया गया है, इसीलिए बहुत सारे दोस्त मतलब लिख के भी भेजे थे कि फॉर्म सी कहाँ लिखा है हमको मालूम नहीं है। ये फॉर्म हम लोग
क्यों, मतलब किस पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही है, क्योंकि DGMS द्वारा फॉर्म सी रिकमेंड नहीं किया गया है, इसलिए फॉर्म सी माइंस पर्पज के लिए नहीं है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का साइट, जो ये सर्कुलर आया था 2017 का, ये सब कंप्लायंस वाला सर्कुलर, वो सर्कुलर आने से पहले उसका जो गैजेट नोटिफिकेशन वाला साइट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वाला जो साइट है, उसमें जो लिखा गया है कि बहुत सारे जो फॉर्मेट यूज हो रहे हैं अलग अलग पर्पज के लिए इंडस्ट्री में, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ माइंस एक्ट नहीं है, इंडस्ट्रियल एक्ट है, बहुत सारे एक्ट हैं, और सब में कन्फ्यूजन टाइप का था फॉर्मेट, यानी कि एक पर्पज के लिए अलग अलग फॉर्म्स यूज हो रहे थे, जो कि बहुत ही कन्फ्यूजन टाइप का था। क्योंकि जैसे जिसमें मान लीजिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन में उसका खुद का माइंस है, उसका खुद का प्लांट है, प्लांट में तो इंडस्ट्री वाला एक्ट लागू होगा, माइंस में लागू होगा माइंस एक्ट, तो उसमें इंडस्ट्री एक्ट में सेम पर्पज के लिए अलग फॉर्म यूज हो रहा है, जबकि माइंस में सेम पर्पज के लिए अलग फॉर्म यूज हो रहा है। लेकिन दोनों का कंट्रोल जो HR डिपार्टमेंट या फिर जो लीगल डिपार्टमेंट एक ही है, मतलब जो उनका टीम एक ही है, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट साइट में जो फॉर्म का जिक्र किया गया है, उसमें जो चीज़ लिखा गया है वही चीज़ लिखा गया है। हमारा जो DGMS सर्कुलर 2017 का जो है सब कंप्लायंस वाला सर्कुलर पढ़ेंगे तो वही सेम चीज़ लिखा गया है, लेकिन उसमें जो फॉर्म सी मेंशन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट साइट में, वही चीज़ सर्कुलर में मेंशन नहीं किया गया है। इसका सही यही मतलब निकलता है कि फॉर्म सी माइंस का पर्पज में नहीं है, लेकिन क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का साइट में है, इसीलिए जानकारी के लिए मैं बोल दे रहा हूँ कि फॉर्म सी किस पर्पज के लिए यूज होता है। रजिस्टर फॉर लोन एंड रिकवरी, जो एम्प्लॉय लोन लिया होगा उसका रिकवरी हो रहा होगा इंस्टॉलमेंट के माध्यम से, वो सभी चीज़ का डिटेल्स फॉर्म सी में मेंशन किया जाता है। ये सिर्फ जानकारी के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एग्जाम में है, क्योंकि ये माइंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है फॉर्म सी, फिर भी जानकारी के लिए बोल दे रहा हूँ। ओके, फॉर्म डी यूज होता है चाहे वो बिलो ग्राउंड हो, ओवर ग्राउंड हो, ओपन कास्ट हो, किसी भी वर्किंग का जो एम्प्लॉय उसका अटेंडेंस रजिस्टर फॉर्म डी में। फॉर्म ई रजिस्टर ऑफ कॉम्पेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट, लीव अकाउंट, लीव वेजेस अकाउंट ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर। इसके बाद ई के बाद जो पहले था FGHI वो सब हट गया, क्योंकि आई में क्या था, पहले था ओवर टाइम रजिस्टर, आई में था, तो अभी बी हो गया, तो ई के बाद ABCDE हो गया। अभी हम जो डिस्कस किए ई के बाद FGHI नहीं है, आई यानी कि क्या मैं बोला, ए है, बी है, सी फॉर जस्ट नॉलेज बोल रहा हूँ, लोन एंड रिकवरी पर्पज में यूज होता है। डी हो गया अटेंडेंस रजिस्टर, ई हो गया रजिस्टर ऑफ कॉम्पेंसेटरी डे ऑफ रेस्ट, लीव अकाउंट, लीव वेजेस अकाउंट। इसके बाद से FGHI नहीं है, ये सब ऑमिट हो गया है। इसके बाद जे से फिर आज यूजुअल जैसे पहले था अभी भी वही फॉर्म है, तो इसमें कन्फ्यूजन होने का चांस ही नहीं है। जे क्या था, रजिस्टर ऑफ रिपोर्टेबल इंजरी। के क्या था, रजिस्टर ऑफ माइनर इंजरी। इसके बाद एल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव विथ वेजेस, जो कि नोटिस बोर्ड में लगाया जाता है। फॉर्म एम नोटिस ऑफ IME एंड PME, ये फर्स्ट नोटिस है। फॉर्म एन सेकेंड एंड फाइनल नोटिस है। फॉर्म ओ रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। फॉर्म पी मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस, इसका भी फॉर्म पी है, फॉर्म P1 है। फॉर्म पी क्या है, एम्प्लॉय ऑलरेडी जो एम्प्लॉयड है, पर्सन्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड, यानी कि PME का केस में स्टैंडर्ड जो कि लिखा गया है फॉर्म पी उसी के हिसाब से होता है। फॉर्म P1 पर्सन्स टू बी एम्प्लॉयड, यानी कि IME का केस में फॉर्म P1 में जो स्टैंडर्ड है उसको माना जाता है। फॉर्म क्यू नोटिस ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन बाय अपीलेट मेडिकल बोर्ड। फॉर्म आर सेकेंड एंड फाइनल नोटिस ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन बाय अपीलेट मेडिकल बोर्ड। फॉर्म एस रिपोर्ट ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन। फॉर्म टी एनुअल रिटर्न रिगार्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन। फॉर्म यू रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्टर बाय वर्कमैन इंस्पेक्टर। तो ये सब प्रोविजंस है। तो इसका जो अभी इतना टाइम हम लोग डिस्कस किए, इसका क्या हल निकला कि पहले जितना था अभी क्या क्या सिर्फ चेंज हुआ है, जे से लेके यू तक बराबर ही है, जो पहले था अभी भी वही है।
तो अभी क्या हम लोग एक्स्ट्रा क्या पढ़ेंगे, सिर्फ ए से ई तक हमको याद करना पड़ेगा, और उसमें भी सी हमारा माइंस के लिए नहीं है। मैं जो रजिस्टर ऑफ लोन एंड रिकवरीज बोल रहा हूँ ये सिर्फ आपका जानकारी के लिए। ओके, तो ये है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग फॉर्म्स अंडर माइन रूल 1955। ओके, नेक्स्ट, हु इज एम्पावर्ड टू मेक रेगुलेशन। रेगुलेशन बनाने के लिए कौन एम्पावर्ड है? सेंट्रल गवर्नमेंट, डीजीएमएस, कमिटी, सीआईएम और आईएम। ये तो पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ कन्फ्यूजन होने वाला चीज नहीं है। फिर भी कुछ लोग पूछते हैं, इसीलिए उनका जानकारी के लिए मैं बोल दे रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशन बनाने के लिए एम्पावर्ड है। किसमें लिखा गया है? माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 57। सेक्शन 57 पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। सेक्शन 57 में पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रेगुलेशन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है टू मेक रेगुलेशन। ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर ऑफ कमिटी शैल टेंडर हिज रेजिग्नेशन इफ ही इंटेंड्स टू बी एब्सेंट फ्रॉम इंडिया फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन। क्या होगा इसका आंसर? कमिटी का मेंबर वो बाउंड टू बी रिजाइन, वो बाउंड है रिजाइन देने के लिए जब वो इंडिया से एब्सेंट रहता है फॉर ए पीरियड। कितना दिन के लिए एब्सेंट रहने से वो रेजिग्नेशन टेंडर करने के लिए बाउंड है? 2 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, नॉन ऑफ दीज। ये तो आप लोग ही आंसर देंगे, ये तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है 6 मंथ। ओके, आप लोग कमिटी वाला चैप्टर कमिटी का डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि कमिटी में तो ये सब लिखा नहीं गया है। कमिटी में देखिए, जो सेक्शन 12 वाला जो कमिटी में, उसका बहुत सारा चीज़ रूल में भी है। आप रूल का स्टार्टिंग वाला पेज पढ़िए, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि बिफोर एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, यानी कि बिफोर लिविंग इंडिया, ऑल मेंबर्स शुड इंटीमेट टू चेयरमैन, चेयरमैन को इंटीमेट करेंगे। फिर उसमें लिखा गया है ही शैल टेंडर रेजिग्नेशन इफ ही इंटेंड्स टू बी एब्सेंट फ्रॉम इंडिया फॉर ए पीरियड लॉन्गर देन 6 मंथ। अगर 6 महीने से भी ज़्यादा टाइम तक वो एब्सेंट रहने का उसका इंटेंशन है तो वो रेजिग्नेशन देगा। किसको देगा? चेयरमैन को देगा। ओके, तो 6 मंथ इज द राइट आंसर। Who may suspend any worker if he found guilty contravening any act or regulations? कौन सस्पेंड कर सकता है कोई भी वर्कर को अगर वो कोई भी एक्ट या रेगुलेशंस के अंडर जो प्रोविजंस है उसको कंट्रावेंशन करता है? तो कौन सस्पेंड कर सकता है? ऑप्शंस क्या है? असिस्टेंट मैनेजर ऑन ड्यूटी, मैनेजर, एजेंट, ऑल ऑफ दीज, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी का मतलब क्या हुआ? असिस्टेंट मैनेजर ऑन ड्यूटी वो भी कर सकता है, मैनेजर भी कर सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मैनेजर। ये पावर सिर्फ मैनेजर के पास ही है, इसको ना एजेंट कर पाए। ऑनर और एजेंट ये लोग डायरेक्टली किसी वर्कर्स को ना कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ना उनको टर्मिनेट सस्पेंड कर सकते हैं। जो भी करेंगे थ्रू मैनेजर, यानी कि पावर किसके पास हुआ? मैनेजर के पास। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात ये हुआ कि जो असिस्टेंट मैनेजर ऑन ड्यूटी रहेंगे उनका पावर ये नहीं है कि किसी को सस्पेंड कर सकें। उनका पावर सिर्फ यहाँ तक सीमित है, जो भी उनका नज़र में आया कि कोई एनीवन हु फाउंड गिल्टी ड्यूरिंग वर्क फॉर कॉन्ट्रावेंटिंग एनी एक्ट और रेगुलेशन, वो सिर्फ उनको वार्न कर सकते हैं। ज़्यादा अगर ये लगा तो वो मैनेजर के पास उसको भेज सकते हैं। ओके, वो उनका पावर यहीं तक सीमित है, वो उनको सस्पेंड नहीं कर सकते। सस्पेंड करने का पावर सिर्फ और सिर्फ मैनेजर के पास ही है। ये एक फंडामेंटल वाला चीज़ है, क्योंकि हम अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं रहेंगे तो हमको लगता है ऑनर, एजेंट, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर कोई भी कर सकता है, लेकिन नहीं। सस्पेंड सिर्फ मैनेजर कर सकता है। असिस्टेंट मैनेजर वो सिर्फ वार्न कर सकते हैं या फिर मैनेजर के पास भेज सकते हैं, और ऑनर और एजेंट डायरेक्टली ना किसी आदमी को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं ना फिर किसी को सस्पेंड कर सकते हैं। तो मैनेजर is empowered to suspend any worker if he found guilty contravening any act or regulations. ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का क्वेश्चन सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह कुछ